ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना 9th क्लास का बायोलॉजी में सेल चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे देखते हैं एक बार। सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल के बारे में थ्योरी, सेल के बारे में डिफरेंट शेप्स, साइज और उसके नंबर, सेल का स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, और साथ साथ बीच में हम लोग देखेंगे उसमें कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन। पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ठीक है, द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिन फ्रॉम द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बड़े बदतमीज यार हंसा रहे हो। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज से बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहा जाता है। और सेल जब डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है, तो वो अपने ही टाइप के क्या बनाता है? ठीक है, सेल बनाता है। इसलिए उसको और क्या बोला जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग? टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिज्म। डिस्कवरीज देख लेते हैं। जो एंटोन वन ल्यूनहॉक थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल। एल से आप याद रख सकते हो कि एल से ल्यूनहॉक और एल से लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल का न्यूक्लियस। एन से आप क्या याद कर सकते हो? न्यूक्लियस। और स्क्लेडन और शॉन ने क्या डिस्कवर क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। और पुरकिंजे जो थे, उन्होंने क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। तो पी से आप पुरकिंजे और पी से प्रोटोप्लाज्म याद कर सकते हो। सेल थ्योरी में देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. The living organisms could be made up of one or more cells. The new cells arise from pre-existing cells through the process of cell division. तो स्क्लेडन और शॉन ने सेल थ्योरी में ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और जितने भी सेल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक या एक से ज्यादा सेल्स हो सकते हैं। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? इन दोनों ने दिया था सेल थ्योरी में। ये रुडोल्फ विर्चो ने अपनी भाषा में कहा था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब था कि जितने भी नए सेल्स बन रहे हैं वो किस चीज से बन रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। यहाँ पे आप याद कर सकते हो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ठीक है, सेल का हम लोग डिफरेंट क्या देख लेते हैं नंबर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सिंगल सेल है तो उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल्स में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट, अमीबा। ठीक है, और अगर पूरा ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक तो नहीं, अगर ज्यादा सेल्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम दिखा रखे हैं। सेल्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स बाइकॉन्केव शेप की होती है। किस शेप की होती है? बाइकॉन्केव शेप की। ये नर्व सेल्स है जिसमें ब्रांच्ड है। ठीक है, और इलोंगेटेड है, ओवम स्फेरिकल शेप। और ये स्पिंडल शेप की बोन सेल। सेल्स के डिफरेंट साइज। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये एक सिंगल ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। और दूसरा पॉइंट क्या था? बिना ऑक्सीजन के सर्वाइवर होते हैं, इम्ब्रा असोमत। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच का अंडा भी क्या होता है? एक सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, सेल के कंपोनेंट्स देखते हैं कि सेल के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा कलर है? ठीक है, अगर मान लें ये सेल है तो सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि कुछ ही चीजों को, सिलेक्टिव चीजों के लिए ही परमिट करेगी लोगों को। ठीक है, कुछ चीजें ही अंदर जाएंगी और कुछ चीजें ही बाहर जाएंगी। ठीक है, सिलेक्टेड चीजें ही अंदर या बाहर जाएंगी। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लाई करती है। और ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। किस में होती है? प्लांट्स में होती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो यहाँ पर होता है। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियस में कहीं क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर चीजों को अलाउ करते हैं जाने के लिए और अंदर से बाहर चीजें जाने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, पोर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स एंड क्रोमोसोम्स। अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। इस पूरे इसमें एरिया में, ठीक है, जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या है? ऑर्गन्स है। ठीक है, लिवर, किडनी,
ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स हैं, इनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। इसी तरीके से सेल्स के पास भी कुछ ना कुछ क्या क्या होते हैं, उनके अपने ऑर्गन्स होते हैं। उनको ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, उनके फंक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या काम होता है सेल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, एनिमल सेल दिया था आप लोगों को, ये एनिमल सेल का डायग्राम है, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 बार बनाकर, आ सकता है। पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होगा? जितना भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं उनको क्या करेगा? सेपरेट करके रखेगा अंदर वाली चीजों से। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बताया था मैंने, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। ठीक है, कुछ ही चीजों को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए और कुछ ही चीजों को बाहर जाने के लिए अलाउ करेगा, और बाकी चीजों को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा अंदर या बाहर जाने के लिए। अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मेन काम क्या है कि सेल को क्या चाहिए? सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल क्या निकालेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देने के लिए क्या करता है? ये डिफ्यूजन अलाउ करता है। क्या करता है? डिफ्यूजन अलाउ करता है। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यहाँ पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, रेगुलेट करता है चीजों को अंदर बाहर आने के लिए। किस चीज से बना होता है? ये शायद अपना पॉइंट नहीं लिखा तो इसको लिख लो। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्या? लिपिड्स एंड प्रोटीन। और भी थोड़ा स्पेसिफिक करना चाहते हो तो यहाँ लिख लो बायलिपिड लेयर। क्या लिख लोगे? बायलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स। जल्दी से लिखो, आगे बढ़ो। बायलिपिड लेयर ना, ठीक है, आगे बढ़ता। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो, एक्टिव और पैसिव अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट में नहीं, कहीं भी आ सकता है। एक्टिव और एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव का मतलब समझो। ठीक है, कहीं पे अगर एक्टिव चीज आ रही है, क्या आ रही है? एक्टिव चीज आ रही है। ठीक है, तो एक्टिव रहने के लिए आपको क्या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। पैसिव में ऐसा नहीं होता, पैसिव में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करानी पड़ती, पैसिव अपने आप होती रहती है। इसको और तरीके से समझ सकते हो, अगर इनकम वाला देखो, ठीक है, तो कभी सुना हो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम सोर्सेज कभी देखा हो इस तरीके से। तो पैसिव इनकम सोर्सेज का मतलब क्या है? कि आपको काम नहीं करते रहना, आपने एक बार काम कर दिया, आपके पास पैसा आता जा रहा है, वो पैसिव इनकम सोर्स होता है। क्या होता है? पैसिव इनकम सोर्स होता है। एक्टिव यानी कि आप एक्टिव हो, काम कर रहे हो, जॉब जा रहे हो, तो फिर महीने के महीने सैलरी मिल रही है, वो एक्टिव इनकम ऑफ सोर्स होता है। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब ही यही है। पैसिव कि होता जा रहा है अपने आप, एक्टिव आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी करनी लगानी पड़ेगी। पैसिव में क्या होगा? सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे यहाँ पे सब्सटेंस मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज हायर से लोअर सब्सटेंसेस पे जा रही है तो आपको क्या लगता है? आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी? नहीं ना। ठीक है, अगर मान लो एग्जांपल लेके चलें कि मान लो अगर ये 2 डब्बे हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है और यहाँ पे सुराख है, तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज मूव कर रही है, तो तुम्हें क्या लग रहा है? यहाँ से तुम्हें प्रेशर लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगाना पड़ेगा ना। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? पासिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ डालना है, यहाँ से यहाँ डालना है, तो क्या यहाँ मुझे एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी? ठीक है, तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, जहां पर आपको एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एनर्जी नहीं लगानी, यहाँ पे एनर्जी लगानी है। ये स्लो मूवमेंट है, ये रैपिड मूवमेंट है। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट पैसिवली। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद करना है। ऑस्मोसिस देखते हैं। ऑस्मोसिस में हमने 3 चीजें पढ़ रखी हैं, वो सॉल्यूशन वाली। ठीक है, और पढ़े ऑस्मोसिस। Osmosis is the passage of water molecules across a semi-permeable membrane from a solution with a higher concentration to a solution of lower concentration. ठीक है, अगर किसी भी चीज का मूवमेंट हो रहा है कहाँ से? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, लेकिन बीच में होना क्या लाजमी है? एक एसपीएम। क्या? एसपीएम। एसपीएम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए आप लोग और क्या चीजें याद कर सकते हो? अंडा देखा? अंडा, उबला हुआ अंडा, उबला हुआ अंडे की छिलके पे एक लेयर सी होती पतली सी, ठीक है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। और साथ में आपने वो भी देखा होगा, प्याज।
प्याज के ऊपर भी एक पतली सी वो लेयर सी होती है, ठीक है, वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट अंदर की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां हो रहा है, अंदर की तरफ, तो वो क्या होता है एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो रहा है, सेल से बाहर की तरफ, ठीक है। जब सेल के अंदर कोई चीज जाएगी, एंडोऑस्मोसिस होगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक वो करेगा, स्वेल करेगा, और सेल के अंदर से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, ठीक है। डिफ्यूजन भी सेम है, डिफ्यूजन भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एसपीएम नहीं है, यहाँ पे एसपीएम नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन भी वही सेम है। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, जहाँ पे रीजन क्या है, हायर से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस मिक्स विद द अदर मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है इस तरीके से, पढ़ते हैं अभी वो पढ़ेंगे ना ये, हाँ डिफरेंशिएशन, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। डिफ्यूजन का पहला पॉइंट, it is a phenomena of moving particles from a region of higher concentration to region of lower concentration। यहाँ पे भी हायर से लोअर है, यहाँ पे भी हायर से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है, और ये सिर्फ लिक्विड्स में होता है, ये सिर्फ लिक्विड्स में होता है। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, और यहाँ पे एसपीएम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट, क्योंकि ये गैसेस में भी होता है, क्योंकि ये गैसेस में भी होता है, इसलिए व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट। व्हाट इज द मेन सॉल्वेंट दैट मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड्स में होता है, इसलिए वाटर मेन सॉल्वेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिर्फ सारी डायरेक्शन में, यहाँ पे फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस में हो रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। डिफ्यूजन एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है, डिफ्यूजन एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे मान लो, छोड़ो मत मानो, द प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड और वी कैन रिवर्स इट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे छोड़ो, एग्जांपल देखो, एडिशन ऑफ इंक इन वाटर लीड्स टू द कलरिंग ऑफ द वाटर, ठीक है। अगर आप पानी में क्या डाल रहे हो, ठीक है, इंक लेके ऐसे डाल रहे हो, तो पानी में क्या होगा, इंक घुल जाएगा, ठीक है। तो किस प्रोसेस से हुआ है, डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से हुआ है, किससे हुआ है, डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से हुआ है। ऑस्मोसिस में क्या है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर स्वेल अप कर जाते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या चला गया, वाटर मॉलिक्यूल चला गया, यानी कि अंदर कौन सा ऑस्मोसिस हुआ, एंडो या एक्सो, एंडो ऑस्मोसिस हुआ है। सेल क्या करा है, सेल स्वेल करा है, और सेल स्वेल तभी करता है जब सेल के अंदर पानी जाता है, एंडो ऑस्मोसिस हुआ। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में भी दो चीजें होती हैं, सॉल्यूशन में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। फर्क पता है ना क्या, सॉल्यूट जिस चीज को मिलाया जा रहा है, सॉल्वेंट जिस चीज में मिलाया जा रहा है। जैसे कि अगर मान लो मैं पानी का गिलास ले रहा हूँ, उसमें चीनी मिला रहा हूँ, तो चीनी क्या है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, यहां समझता हूं। हायर सॉल्यूट आउटसाइड, हायर वाटर इनसाइड। पानी के अंदर, इस सेल के अंदर पानी ज्यादा है और बाहर सॉल्यूट कम है, तो पानी कहाँ जाएगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, क्योंकि अंदर ज्यादा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हायर वाटर इनसाइड। अगर पानी अंदर ज्यादा है तो हायर से लोअर की तरफ कंसंट्रेशन वो होगा, ऑस्मोसिस होगा, और पानी अगर बाहर जा रहा है तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, ठीक है। यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे इक्वल सॉल्यूट है, जितने सॉल्यूट है यहाँ पे उतना ही पानी है, यहाँ पे नेट मूवमेंट जीरो होगा, क्या होगा, नेट मूवमेंट जीरो होगा, और यहाँ पे सेल का साइज क्या होगा, सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ पर हायर सॉल्यूट इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड ज्यादा है, ठीक है, बाहर कम है, और मूवमेंट कैसे हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, वाटर मूव्स इन, और सेल क्या करेगा, स्वेल्स अप होगा। अब तीनों में ही एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस दोनों हुआ है, तीनों में ही एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस ज्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, ऐसा लग रहा है हमें क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, लेकिन एंडोऑस्मोसिस भी हुआ है। एंडोऑस्मोसिस कंपैरिजन में एक्सोऑस्मोसिस ज्यादा हुआ है। यहाँ पे भी एंडोऑस्मोसिस हुआ है और यहाँ पे भी एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, दोनों बराबर रेट पे हुए हैं। यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस ज्यादा हुआ है एक्सोऑस्मोसिस के रेट पे, ठीक है, होते जीरो है, इसलिए यहाँ पे नो नेट मूवमेंट लिखा है, ठीक है, कि हुआ कुछ नहीं, अंदर भी गया, देखो अंदर भी जाता हुआ दिख रहा है और बाहर भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं सेल के उसको साइज को, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों चीजें बराबर रेट पे हुई हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, सेल के अंदर कोई चीज आना, एक्सोसाइटोसिस सेल से कोई बाहर चीज जाना,
ठीक है, डेफिनेशन में लिखी है, हमें पढ़नी भी नहीं है। ठीक है, सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल किसमें होती है, प्लांट में, एनिमल में? प्लांट्स में होती है। रीजन मैंने बता दिया था क्यों होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स कंपोज मेनली ऑफ, किस चीज की बनी होती है, याद रखो, सेल्यूलोज। किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहां होती है? बाहर होती है। ठीक है। Plasmolysis occurs in living plant cells when they lose water through osmosis, results in the shrinkage of cells content away from the cell wall. So, shrinkage दिखा रहा है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है? श्रिंकेज दिखा रहा है। सेल वॉल की क्या दिखा रहा है? श्रिंकेज दिखा रहा है। यहाँ पे प्लाज्मोलाइज सेल दिखा रहा है। ये लिखवाया हमने उसमें नोट्स में? नहीं लिखवाया ना? लिख लो, अगर लिखना चाहो जल्दी से लिखो। लिखवाया था फिर छोड़ दो। यहाँ पे जब लिविंग प्लांट सेल क्या करता है, पानी लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और पानी लूज कर रहा है तो क्या करेगा? श्रिंकेज होगी, सेल के कंटेंट्स की क्या होगी? श्रिंकेज होगी। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रिक्शन दिखा होता है। लिख रहे हो फिर हटाऊं? लिखा हुआ है। सेल वॉल के फंक्शन, it permits plant, fungi and bacterial cells to resist bursting in hypotonic environments. Cell absorbs water by osmosis, leading to swelling and pressure against cell wall. Cell wall exerts equal pressure against the swollen cell. Cell with walls can endure greater changes in surrounding medium than animal cells. तो ये cell wall के क्या दिखा रखे हैं? मेन फंक्शन दिखा रखे हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? ठीक है। अच्छा, इन सब में भी सेल वॉल होती है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है। प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, जो किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये चीज लिखते चले जाओ। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, किस चीज की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किस चीज की? पेप्टिडोग्लाइकन की। फंगस में भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ठीक है, किस चीज की बनी होती है? चिटिन की बनी होती है। एनिमल सेल और वायरस में क्या क्या होती है? नहीं होती, एब्सेंट होती है। वायरस में दो चीजें होती हैं। वायरस में दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटीन कोट, एक होता है प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल, और दो ही चीजें होती हैं इस बेचारे के पास। और एनिमल्स का तो हमें पता ही क्या क्या होता है। ठीक है, हाथ मेरा में वीडियो क्यों जाना है? शायद पानी लेके, पानी नीचे से। अरे तो शेयर कर लो यार, वीडियो चल रही है यार। ये क्या यार, मैं वो हो गया, बंद किया, फ्री नहीं पर खत्म कर दो। Why cell walls are only present in plants and not in animal cells? इसका मैंने जवाब दिया था भी। सेल वॉल्स किसमें होते हैं? सिर्फ प्लांट उसमें होते हैं, प्लांट में होता है। एनिमल्स में क्यों नहीं होते? क्योंकि सेल वॉल क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। और प्लांट्स कैसे होते हैं? इमोबाइल होते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते। लेकिन एनिमल्स कैसे होते हैं? मोबाइल होते हैं, मूव करते हैं। उनके अंदर रिजिडिटी आ रहेगी तो क्या फायदा? ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स व्हाइल एनिमल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल मेनली हेल्प्स द प्लांट्स टू रिमेन रिजिड एंड फिक्स्ड। ठीक है, तो सेल वॉल हेल्प कर रहा है प्लांट्स को रिजिड और फिक्स करने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि प्लांट्स कैसे होते हैं? इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर पाते। एंड द सेल वॉल मेनली कंटेन्स सेल्यूलोज एंड अदर सब्सटेंसेस व्हिच आर द मेन रीजंस व्हाई द ट्रंक्स एंड ब्रांच ऑफ द ट्री आर स्ट्रांग। यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं। आओ, न्यूक्लियस, जो आपने न्यूक्लिक एसिड बहुत बुरे लिखे थे। ठीक है, अभी मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन होती है, पीछे भी पढ़ चुके हैं हमने। न्यूक्लियस में कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मटेरियल एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस और किसके बीच में? साइटोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होते क्या है? अभी जिस लेवल पे हो तुम वही समझ लो कि डीएनए और प्रोटीन को क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, डीएनए की दूसरी फॉर्म है क्रोमोसोम। डीएनए की दूसरी फॉर्म है क्रोमोसोम। इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, और डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का मतलब क्या है? यहाँ पे डीएनए है। क्या है? डीएनए है। अच्छा, क्रोमोसोम कब आते हैं? क्रोमोसोम कब आते हैं नजर? ठीक है, वैसे तो क्या क्या वो होता है? सेल के अंदर हमें क्या दिखते हैं? सेल के अंदर हमें दिखते हैं सिर्फ ऐसा क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है, डीएनए कहते हैं उसे। ठीक है, जब सेल डिवीजन होती है, जब सेल डिवीजन होती है तब ये क्रोमोसोम बाहर निकल के आता है। मतलब ये इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? फॉर्म चेंज हो जाती है।
क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑब्वियस बात है क्योंकि डीएनए है इसके अंदर, इसलिए दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए और आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। Molecules contain the information essential for constructing the organizing cells. These molecules consist of genes which regulate cell functions and inheritance and are visible as chromatin material in non-dividing cells. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में तुम्हें यहाँ से यहाँ तक क्या समझना है कि जब सेल डिवाइड नहीं करता, जब सेल डिवाइड नहीं करता तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि तुम इसमें देख रहे हो, देख रहे हो धागे 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 धागे। ठीक है, ये क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है। क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। ये नॉन डिवाइडिंग सेल है। कैसा सेल है? नॉन डिवाइडिंग सेल है। यहाँ पे सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये जितना भी मटेरियल दिख रहा है क्रोमेटिन मटेरियल, ये कंडेंस हो गए। क्या हो गए? कंडेंस हो गए। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या लिखा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। सुना होगा ना, ये तो जेनेटिक्स है। क्या है? जेनेटिक्स है। तो क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, chromatin material visible as an entangled mass of thread-like structures undergoes organization into chromosome during cell division। अभी मैंने बताया है, ये जो chromatin material है, ये जो chromatin material है जो आपको दिख रहा होगा mass of thread-like structure, दिख रहा है ना ये mass of thread-like structure। ठीक है, ये किस में जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। कब? जब सेल डिवीजन होती है। जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्या बनाया? क्रोमोसोम। क्या बनाया? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटेरियल कब होगा? जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा। और क्रोमोसोम कब बनेगा क्रोमेटिन से? जब सेल डिवाइड करेगा। जब सेल डिवाइड करेगा। याद हो गया इतना? बोलो भाई, तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तो बात नहीं कर सकता। ठीक है, The nucleus plays a central role in cellular reproduction and development by directing chemical activities and determining cell maturity। छोड़ दो, वो आया कितनी अच्छी आंखें। मेरा यार कलर है, इससे थोड़ा डार्क। तुम लोग सवाल पूछ सकते हो, तुम लोग ऐसे चुप होकर नहीं बैठ सकते। ठीक है, फास्ट हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेल ओरिजिन एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर खत्म करना है ना, मैं इसलिए थोड़ा उस हिसाब से चल रहा हूँ। दो तरह के सेल होते हैं। कितने तरह के सेल होते हैं? दो तरह के सेल होते हैं। एक सेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल और एक सेल्स है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स पुराने जमाने के हैं। कैसे जमाने के? पुराने जमाने के। और यूकैरियोटिक सेल नए जमाने के, जेनजी वाले। कैसे? जेनजी वाले। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस के बाहर क्या नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था पीछे कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट होती है और इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, इसको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर क्या एब्सेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो इस एरिया पर क्या है? इस एरिया पर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस के अंदर चीजें होती हैं वो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन एक मेम्ब्रेन नहीं है, एक मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो जिस एरिया में ये चीजें प्रेजेंट है, जिस एरिया में ये प्रेजेंट है, इसको बोल देंगे हम लोग न्यूक्लियोइड। अच्छा, ये मेम्ब्रेन क्यों बना दी मैंने? जिस एरिया में ये प्रेजेंट है उसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोइड। बात आई समझ? न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बस न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये शेप लिखो, इसको याद कर लेना। साइज, कितना साइज होता है? न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एज वेल एज इट्स सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब अच्छा अच्छा सजा हुआ है एकदम। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम, सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जैसे सेल ऑर्गेनेल होंगे, यहाँ पे मान लो लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, उनकी भी सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं एब्सेंट होती है, उनकी भी सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं एब्सेंट होती है, और कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। सेल के ऑर्गेनेल्स हम आगे आगे पढ़ेंगे, तो सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है। भाई मैं थक गया, पानी देना जरा। The undefined nuclear region of prokaryotes are also known as, बताओ उसका जवाब लो जल्दी से जरा।
बहुत बढ़िया, बताओ इसका जवाब दो जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? न्यूक्लियाइड। वो रीजन प्रोकैरियोट्स में जहां पर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। कैसा रीजन है? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। उस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, प्रोकैरियोट्स हमने क्या पढ़ा? जिसके अंदर मैं लिख रही थी क्वेश्चन। मत लिखो, बाद में लिखना, फोटो खींच लो। अरे यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वहां से लिख लेना। ठीक है, यूकैरियोट्स क्या? जिसके पास क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो सेल्स होते हैं यहाँ पे, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म पीछे भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो ये लिक्विड प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर रहे हैं? गोता लगा रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द फ्लूइड कंटेंट एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे और हर एक सेल ऑर्गेनेल के बाहर क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। जैसे मान लो ये सेल ऑर्गेनेल है तो इसके बाहर मेम्ब्रेन होगी, ये सेल ऑर्गेनेल तो इसके बाहर मेम्ब्रेन होगी, इस तरीके से। नहीं, सबका नाम थोड़ी देंगे। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक cells contain various membrane bound organelles that carry out various functions in the cell. न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, इन सब के बारे में एक एक करके अभी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, the only cell organelle seen in prokaryotic cells, mitochondria, राइबोसोम्स, प्लास्टिड एंड लाइसोसोम्स। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा इसमें? राइबोसोम्स। आर यू श्योर? बढ़िया, देखते रहो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, कितना प्यारा लग रहा है ना? यही है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है? स्ट्रक्चर है। फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स विद इन द सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, किस चीज का स्ट्रक्चर है? नहीं नहीं, ये है क्या चीज? समझो, जो ऑर्गन्स हम पढ़ रहे थे ना अभी, ऑर्गन्स क्या हमने बताया था? सेल के अंदर ऑर्गन्स होंगे। जो ये लिक्विड है साइटोप्लाज्म, कहाँ गया? ये साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर पहला सेल ऑर्गेनल कौन सा है वो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जो कि ये रहा, ये दिख रहा है ये वाला, ये और ये, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अब स्टार्ट कर दिया, पहला सेल ऑर्गेनल। कौन सा सेल ऑर्गेनल? पहला सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ये रहा, ये सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के अंदर हमने बताया था क्या पढ़े? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो पहला वाला सेल ऑर्गेनेल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स। ठीक है, दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मॉल वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला इसलिए रफ होता है क्योंकि उसके ऊपर ये छोटे छोटे दाने होते हैं। क्या होते हैं? दाने होते हैं। ठीक है, जवान है ना इस पे, इसलिए इसको पिंपल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? पिंपल्स आ रहे हैं। इनका नाम क्या है? राइबोसोम्स। क्या नाम है इनके? राइबोसोम्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुए हैं? ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा है? रफ। कैसा है? रफ है। इसके पास राइबोसोम नहीं होते, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्मूथ है। अपीयर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। ये स्मूथ है क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? राइबोसोम्स नहीं है। और इनका काम क्या है? फैट और लिपिड का सिंथेसाइज करना। क्या करना? फैट और लिपिड को सिंथेसाइज करना। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, नो प्रोटीन सिंथेसाइज फंक्शंस इन लिपिड प्रोडक्शन। क्या बनाता है? ये लिपिड प्रोडक्शन बनाता है, प्रोटीन नहीं बनाता। ये वाला प्रोटीन बनाता है। क्यों प्रोटीन बनाता है? क्योंकि इसके पास क्या है? राइबोसोम है। इसके पास क्या है? राइबोसोम है। कितने फालतू के पॉइंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिख दिया ये लिपिड नहीं बनाता, ये कह रहा है ये लिपिड बनाता है, तो एक ही पॉइंट को हम तीन तीन बार खींच दे, कोई दिक्कत नहीं। नो रोल इन एंजाइम और हार्मोन सिंथेसिस, फंक्शंस इन एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। ये वाला पॉइंट याद कर सकते हो।
ठीक है, कोई भी एंजाइम और हार्मोन नहीं बनाता, ये बनाता है। इनके पास डिटॉक्सिफिकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती, इनके पास डिटॉक्सिफिकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती, किसी भी चीज को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते, इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है, स्पेशली इन लिवर सेल्स, स्पेशली इन लिवर सेल। जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं, जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। हिंदी वर्ड अगर मैं बताऊं तो, अरे जैसे कोई नशेड़ी इंसान है, ठीक है, उसके खून में से गंदगी साफ करना, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करना, क्या करना, डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। तो गंदी चीजों को, टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाना, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, नाम में लिखा है, टॉक्सिक चीजों को हटाना, डी करना, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, लिपिड वाला कौन बनाता है इन चारों में से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए सब, ठीक है, बढ़िया। आगे देखें। अच्छा, अब ये था पहला सेल ऑर्गेनेल, कौन सा था, पहला सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाला और रफ वाला, सबके हमने पॉइंट्स पढ़ लिए। अब दूसरा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है इनके पास, सेल के अंदर गोल्गी अपैरेटस, क्या है, गोल्गी अपैरेटस। आओ पढ़े, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्या है ये, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है, यानी कि रिश्वत खाता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। comprises a system of membrane bound vesicles arranged roughly parallel to each other in stacks known as cisterns। स्ट्रक्चर है, क्या है इसका, स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर को क्या करा है, एक्सप्लेन करा है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, अरेंज रफली पैरेलल है एक दूसरे के, एक स्टैक्स में मौजूद है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टर्न्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर बताया गया है, बस और कुछ नहीं है, ये तुम्हें याद करना है, ठीक है, इसको लिख के देखो। हाँ, काम क्या है इसका, it facilitates the packaging and transportation of the proteins across the cytoplasm। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था क्या बनाना, प्रोटीन बनाना, फैट बनाना, लिपिड बनाना, ठीक है, उसको अलग अलग जगह तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, किसका काम है, इसका काम है, ठीक है, किसका काम है, गोल्गी अपैरेटस का काम है। पैकेज करना, ठीक है, पहले पैकिंग करेगा, ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करेगा, इस तरीके से। और क्या काम है, स्टोरेज का भी काम है, मॉडिफिकेशन का भी काम है, और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, वेसिकल छोटे छोटे गोल से वो स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें इन सबको क्या करता है, पैकेज करके भेजता है। प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और क्या बनाता है, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम एक और सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम एक और सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस का मेन फंक्शन पता चला, मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है ये वाला, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीजें बना रहा है उसको पैकेज करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, किसका काम है, इस ट्रैफिक हवलदार का काम है, ठीक है। ये था गोल्गी अपैरेटस। ये दूसरा है, कौन सा, दूसरा, ठीक है। अभी मत बोलो यूट्यूब वीडियो पे, मुझे नहीं पता ना। तीसरा बाद में देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम है। हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे क्या कर देता है, निस्तो नाबूद कर देता है। उसी तरीके से सेल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स के पास क्या होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और अगर सेल के मेटाबॉलिज्म में कोई खराबी आ जाए, सेल के मेटाबॉलिज्म में कोई खराबी आ जाए, जैसे हाँ ठीक है, तो सेल, ये लाइसोसोम क्या करते हैं, अपने ही सेल्स कंटेंट को खाने लगते हैं, अपने ही सेल कंटेंट्स को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल इवेंचुअली क्या कर जाता है, मर जाता है। क्या कर जाता है, मर जाता है, ठीक है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल के मेटाबॉलिज्म में खराबी होने की वजह से ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि किसको खा रहा है, बाहर से आए हुए किसी फॉरेन मटेरियल को खा रहा है या फिर अपने ही सेल कंटेंट को खा रहा है, और अपने सेल कंटेंट को खाना चालू कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे कि इंसानों में होता है, जैसे कि इंसानों में होता है, हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का काम क्या है, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगा। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम यही ना पता लगा पाए कि वो किस चीज को मार रहा है, तो उससे बीमारी होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही सेल्स को डैमेज पहुंचाना चालू कर देता है, ठीक है। दो चार बीमारी के नाम भी बताए थे मैंने, माइस्थीनिया ग्रेविस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस,
ठीक है, तो ये कैसी बीमारियां हैं जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को नहीं पता लगा पा रहा कि मैं अपने सेल्स को मार रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स में भी है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द आरईआर एक्ट एज अ सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। क्या है ये? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। जितनी भी बेकार की चीजें होंगी उन्हें डाइजेस्ट करके क्या कर देगा? खत्म कर देगा, क्योंकि इसके पास क्या है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। दे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स टू मेंटेन सेल क्लीनलीनेस। क्या है? सेल को क्या करता है? साफ करता है। ठीक है, रोज सुबह सुबह अपनी सेल के अंदर गाड़ी चलाता है वाला गाना लगा के। कौन सा वाला? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक है, तो पूरे सेल को क्या करता है? साफ करता है, क्योंकि इसके पास पावरफुल एंजाइम्स है। सुसाइडल बैक्स इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेलुलर डिस्टर्बेंस की वजह से ये अपने आप को ही खत्म करना चालू कर देता है, लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड ओल्ड ऑर्गेनेल्स। पुराने ऑर्गेनेल्स हो गए, ठीक है, बाकी जितने भी फॉरेन मटेरियल्स है वो एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, तो उन्हें क्या कर देता है? ये खत्म कर देता है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया, सबका फेवरेट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे कौन फुलफिल करता है? माइटोकॉन्ड्रिया फुलफिल करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया द सेल पावर हाउस हैव टू सिस्टम्स, मेम्ब्रेन, पोरस आउटर एंड फोल्डेड इनर। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये एक और सेल ऑर्गेनेल आ गया। ठीक है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये जो देख रहे हो। ठीक है, और ये इनर वाली मेम्ब्रेन है, ये इनर वाली मेम्ब्रेन है। बाहर वाली कैसी है? पोरस है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। इनर वाली कैसे देख रहे हो? फोल्डेड है। इनर वाली कैसी है? फोल्डेड है। ठीक है, तो इनर फोर्स इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। इनर वाली अगर तुमसे ये सवाल कर ले कि इनर वाली फोल्ड क्यों होती है, इनर वाली फोल्ड क्यों होती है, तो एटीपी बनाने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा हो इसलिए फोल्ड होती है। एटीपी क्या होती है? नहीं लिखा गया यहाँ पर? ठीक है, जैसे आप लोग कुछ खरीदने जाते हो, तो आप उसे क्या देते हो? पैसे देते हो, करेंसी देते हो, तो आपको बदले में वो चीज मिल जाती है। इसी तरीके से आपको मान लो अगर अपनी बॉडी में कोई काम करवाना है, कोई भी एनर्जी वाला काम करवाना है, आपको भागना है, दौड़ना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, जितनी एनर्जी चाहिए होगी उस हिसाब से एटीपी रिलीज हो जाती है। जैसे मान लो आपको कोई कम एनर्जी वाला काम करना है तो कम एटीपी रिलीज होंगी। ठीक है, ज्यादा एनर्जी वाला काम करना है तो ज्यादा एटीपी रिलीज होंगी। इसलिए एटीपी को और क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कि किस तरीके से काम करती है कि जितनी एनर्जी चाहिए होगी उस हिसाब से उतनी करेंसी रिलीज हो जाती है, इस तरीके से समझो। इसलिए उसको और क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस। अंदर वाली कैसी है? फोल्डेड। और अंदर वाली जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है वो क्या बना रही है? एटीपी की प्रोडक्शन कर रही है। क्या कर रही है? एटीपी की प्रोडक्शन कर रही है। और एटीपी का काम क्या है? एटीपी एक एनर्जी की फॉर्म है। क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, और बस काफी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी, और एटीपी का इस्तेमाल होता है जिस बॉडी के अंदर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, जितना भी मैकेनिकल वर्क होता है, उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एटीपी की रिक्वायरमेंट है। बॉडी के अंदर कोई भी काम जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सब काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, डायरेक्शन ले लो, रेस्पिरेशन ले लो, हर एक चीज, ठीक है, जितना भी मैकेनिकल वर्क है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क, बोतल उठाना, भागना, दौड़ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या रिलीज होता है? एटीपी रिलीज होता है। एटीपी का इस्तेमाल होता है। दे पोसेस देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना और क्या होता है? राइबोसोम होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है? राइबोसोम है। और राइबोसोम अभी हमने पढ़ा क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसी तरीके से एक और सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और अपना खुद का राइबोसोम होता है। उसका नाम क्या है? प्लास्टिड। ठीक है, उसका नाम क्या है? प्लास्टिड, जिसके पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का आरएनए होता है। अच्छा, नेक्स्ट वाला हमारा प्लास्टिड ही है। वीडियो में तो नहीं आ रहा यार, पॉज करना जरा, पॉज हो रहेगी। ओ भाई बंद मत कर देना, पॉज करनी है ध्यान से। रहने दो, नाम लूंगा।
ओह, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? प्लास्टिड, एक्सक्लूसिव टू प्लांट सेल, यानी कि सिर्फ किसमें है? प्लांट वाले सेल्स में है। एग्जिस्टिंग टू वेराइटीज, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जो फ्लावर्स में होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सुने होंगे, जिसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में। कब? फोटोसिंथेसिस में। जब प्लांट अपना खाना क्या करता है? खुद बनाता है, तो उसके अंदर क्लोरोफिल पड़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट कैसे हैं? कलर्ड प्लास्टिड है। और क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? दे कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट कब होती है? फोटोसिंथेसिस में। किसमें होती है? फोटोसिंथेसिस में। इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस व्हिच रेगुलेट्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल्स। और फोटोसिंथेसिस का काम क्या है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल को क्या करना? मेंटेन करके रखना, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है। Leucoplast lack coloration and primarily function as storage site for starch, oil and protein. Leucoplast की भी 3 कैटेगरी होती हैं। Leucoplast की भी 3 कैटेगरी होती हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, ठीक है, और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीजें क्या होती हैं? स्टोर होती हैं। लेकिन नहीं लिखा तो रहने दो, बाद में लिखवा देंगे, ठीक है। 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? ल्यूकोप्लास्ट वाले ही तो ही हैं, कलरलेस प्लास्टिड, दे लैक कलरेशन, ठीक है। आगे हमारे राइबोसोम तो खैर एक वो नहीं है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है। राइबोसोम क्या है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। क्या है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। ये राइबोसोम हमारा ये था जिसमें हमने ये पढ़ा था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। ये राइबोसोम जो है, जो ये जिसकी वजह से ये रफ जो है, ठीक है, ये राइबोसोम है, इनके बारे में बता रखा है। देखते हैं क्या होता है। Membraneless cell organelles involved in the synthesis of protein present in both prokaryotes and eukaryotes. कुछ ऐसी खास बात कही नहीं है। ओहो, डर लग रहा है। Which of these options are not the functions of ribosome? इनमें से कौन सा फंक्शन राइबोसोम का नहीं है? फोर्थ वाला तो नहीं है, तो जिसमें फोर्थ आ रहा है वो ऑप्शन हमारा कट गया। अरे ये तो कट गया। क्यों कट गया? क्या राइबोसोम स्टार्च मॉलिक्यूल बनाता है? नहीं बनाता। यानी कि ये दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। Which of these options are not the functions? नहीं, लेकिन हमें तो ऑप्शन चूज करने हैं ना जो नॉट वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यानी कि जिसमें 4 नहीं आ रहा वो नहीं हो सकते, जिसमें 4 नहीं आ रहा वो नहीं हो सकते। बात आ रही है समझ? यहाँ पे नॉट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? नॉट आ गया। सारे कंफ्यूज हो गए? नहीं समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, हमें इसमें से ऑप्शन ये बताना है, ठीक है, हमें इनमें से वो ऑप्शन चूज करने हैं जो राइबोसोम के फंक्शन नहीं है। हम जो राइबोसोम के फंक्शन नहीं है वो हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो राइबोसोम का फंक्शन स्टार्च वाला नहीं होता, तो यानी कि ये और ये हो सकते हैं आंसर, क्योंकि फोर्थ वाला ऑप्शन आ गया। बात आ रही है समझ क्या कहना चाह रहा हूँ? और साथ में देखते हैं। अब 3 और 1 में हमें देखना है, 3 और 1 में हमें देखना है, 1 वाला और 3 वाला। क्या 1 वाला? भाई 1 वाला तो होता है ना, तो 3 वाला यानी कि नहीं होगा, तो जिसमें 3 आ रहा है हमारा आंसर ये चला गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन समझ आया क्या था? पक्का? ठीक। वैक्यूल्स, उसके बाद टू रिमेंबर, उसके बाद सेल डिवीजन, खत्म करते हैं जल्दी से, बहुत देर हो गई। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स इन सेल्स, स्मॉल इन एनिमल्स, लार्ज इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं, ज्यादा साइज के होते हैं, और एनिमल्स के अंदर थोड़े छोटे होते हैं। काम क्या है? वैक्यूल्स एक नया सेल ऑर्गेनेल है, वैक्यूल्स एक नया सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। जैसे अब माइटोकॉन्ड्रिया था, ये रहा वैक्यूल, जी जी, ये भी सेल ऑर्गेनेल है। जैसे हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये इस तरीके से क्या है? एक वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल है। काम क्या है? स्टोरेज का काम है। क्या है? स्टोरेज का काम है। जैसे घर में होता है ना स्टोरेज रूम, स्टोरेज रूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक रूम जो होता है? स्टोर रूम। हाँ, वैसे उसी तरीके से ये है, उसी तरीके से ये है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो ये वैक्यूल होता है वो कम से कम प्लांट का 50 से लेकर 90% एरिया कवर कर लेता है। प्लांट सेल का 50 to 90% एरिया कवर कर लेता है। और एनिमल्स के अंदर, सॉरी, प्लांट्स के अंदर इट्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करा है, ये हार्डनेस वाले नाम है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी।
कंटेंट्स क्या क्या स्टोर करता है इसके अंदर, देखो पढ़ो, अमाइनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कंज्यूम्ड फूड आइटम्स, ये सारी चीजें किसके अंदर स्टोर होती हैं, इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होती हैं। और स्पेशलाइज्ड रोल्स क्या है, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सेस वाटर और वेस्ट को क्या करता है, सेल के बाहर निकालता है, ठीक है, स्पेशल फंक्शन है। मेन फंक्शंस क्या है, चीजों को स्टोर करके रखना, किन चीजों को स्टोर करके रखना, अमाइनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। टू रिमेंबर, हाँ टू रिमेंबर, डबल मेम्ब्रेन, कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये वो सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके पास सिंगल वाली होती है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्गी एपेरेटस और एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम। और जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, ये वाला नहीं लिखा होगा किसी ने, या तो इसकी फोटो ले लो जल्दी से एक, या फिर वीडियो से ले लेना, यूट्यूब। ये मेरा पॉज करना जरा, हो गया, ठीक। वो सेल ऑर्गेनेल जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती वो है राइबोसोम और सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल, और जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, उनके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। चलो इसे भी देख लें एक बार, क्या क्या है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का क्या कर रखा है, डिफरेंशिएशन कर रखा है हर एक उस सेल ऑर्गेनेल को लेके, हर एक चीज को लेके, ठीक है। सेल की शेप कैसी होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर होती है, और एनिमल सेल में इरेगुलर या फिर राउंड शेप की होती है। सेल वॉल इसमें होती है प्लांट सेल में, इसमें